उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आपके लिए चॉक एंड डस्टर एकेडमी एक रिवीजन बैच लेकर आया है। तो ये जो आपकी क्लास है ये किसकी है? ये रिवीजन क्लास है। तो सबसे पहले हम इसमें आपका जो पहला टॉपिक है वो क्या देखेंगे? तारीख़ ज़बान उर्दू। आप ये सब कुछ पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन आप ये यहाँ पर मैं आपको जो भी बताऊँगी तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये आपका रिवीजन हो रहा है। तो इसमें कुछ आपके पास नोट डाउन होगा या कुछ नया आप सीखेंगे। जो आपके पास है आप उसे रिवाइज़ कर लें, अदरवाइज़ जो आपके पास नहीं है वो आप उसको नोट डाउन कर लें। नया जो भी आपको मालूमात लगे आप उसे लिख लीजिएगा। चलिए आइए इसका आगाज़ करते हैं। तो आप की पॉइंट की तरह मैं आपको सबसे पहले उर्दू के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखवा देती हूँ जो आपको एग्ज़ाम में याद रहे। जैसे उर्दू का सबसे पहले ज़िक्र किसने किया? उर्दू का सबसे पहले ज़िक्र किसने किया? किसने किया था और किस तसनीफ़ में किया था? उर्दू का सबसे पहले ज़िक्र किया गया था बाबरनामा में। तज़ुके बाबरी में। तज़ुके बाबरी में। और ये किस ज़बान में है? ये फ़ारसी ज़बान में है। तो इस तरह से हम जो की वर्ड्स हैं वो पहले थोड़ा सा उर्दू के बारे में नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद में हम उर्दू ज़बान की तारीख़ देखेंगे, हिस्ट्री क्या है। उर्दू का सबसे पहला ज़िक्र हमने देख लिया। उसके बाद उर्दू का सबसे पहला इस्तेमाल कहाँ हुआ था और किसने किया था? उर्दू का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया? 1750 में किया गया था ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी ने। ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी कब किया था ये? 1750 में। उसके बाद आप जानते ही होंगे कि उर्दू जो लफ्ज़ है वो किस ज़बान का लफ्ज़ है? वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। इसके जो मानी हैं वो क्या हैं? इसके मानी किस ज़बान के हैं? इसके मानी हैं फ़ौज या लश्कर के। किसके मानी हैं? फ़ौज या लश्कर के। इसको उर्दू को उर्दू मोहल्ला किसके ज़माने में कहा जाता था? उर्दू मोहल्ला भी कहा जाता था उर्दू को। तो किस ज़माने में कहा जाता था? किसके? शाहजहाँ के। ये मैं आपको सिर्फ की पॉइंट लिखवा रही हूँ ना, मैं बार बार बोल रही हूँ आपसे कि आप कंफ्यूज ना होइएगा। किसके ज़माने में कहा जाता था? शाहजहाँ के ज़माने में कहा जाता था। उसके बाद इस्लाह की ज़बान उर्दू कब और कहाँ से बनी? किसकी ज़बान? इस्लाह की। इस्लाह यानी आपसी बातचीत की ज़बान है ना, आपसी बातचीत। इसके मानी भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपसी बातचीत की ज़बान होता है इस्लाही ज़बान का मतलब। तो ये कब बनी और कहाँ से बनी? ये बनी थी लखनऊ से। लखनऊ से शुरू हुई थी। और इस्लाही तहरीक के या इसके बानी कौन माने जाते हैं? इमाम बख्श नासिक। और दबिस्तान लखनऊ के भी जो बानी हैं वो कौन माने जाते हैं? नासिक माने जाते हैं। और बाकायदा तौर पर कौन माने जाते हैं? आतिश। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब उर्दू सरकारी ज़बान कब बनी? सरकारी ज़बान कब बनी उर्दू? 1832 में उर्दू सरकारी ज़बान बनी।
उर्दू ज़बान का हम क्या पढ़ते हैं, आगाज़ और इर्तिका। तो उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका में जो पहला कदम था वो किसने उठाया था? वो पहला कदम जो था वो मीर अमन ने उठाया था। और ये हमें किस बात में पता चलता है, मीर अमन की जो तसनीफ़ है बाग़ो बहार में, इस बात का हमें क्या चलता है, पता चलता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे उर्दू के मुतालिक। अब हम देखेंगे तारीख़ ज़बान उर्दू की जो तारीख़ है, जो हिस्ट्री है, वो हम पढ़ेंगे। ये आपको एग्ज़ाम में याद रहे, उसके लिए इस तरह से मैं आपको कुछ की पॉइंट्स लिखवाते जाऊंगी, हर टॉपिक से रिलेटेड हो जो, ताकि आपको वो इजी रहे। अब हम देखते हैं उर्दू ज़बान की तारीख़। तो उर्दू ज़बान की जो तारीख़ थी, इसमें सबसे पहले और सबसे आखिर, इन दोनों के बीच जो कल्चर होता है ना, जो तहज़ीब होती है, उससे हमें पता चलता है। तो वो जो तहज़ीब थी उसमें कौन सी जो तहज़ीब थी वो मानी जाती है, जो सबसे पहले थी सिंधु सभ्यता। कौन सी? सिंधु सभ्यता, उसे माना जाता है। जो आर्य थे, सिंधु सभ्यता जो लाए थे वो कौन थे? वो आर्य थे, है ना। इन्हीं से उर्दू का आगाज़ होता है। आर्य और अनादि, इन दोनों के बीच क्या हुई थी? जंग हुई थी। किस किस के बीच? आर्य और अनादि जो थे उनके बीच जंग हुई। तो इसमें फ़तह किसकी हुई? इसमें जीत हुई किसकी? आर्यों की। आर्य जीत गए। तो इसीलिए आर्यों को ही क्या माना जाता है? सबसे आला माना जाता है। सबसे ऊंचा, सबसे आला किसको माना जाता है? आर्यों को ही माना जाता है ना। अब आर्यों को जब सबसे ऊंचा माना गया, तो फिर हम इसलिए, तो जब आप पढ़ते हैं ना, तो कदीम हिंद आर्य, वुस्ती हिंद आर्य, इसीलिए आर्य का जिक्र आता है, क्योंकि सबसे आला कौन है? किसको माना है हमने? आर्यों को माना है। आर्यों का मतलब ही होता है सबसे आला होना। जब सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, वो अपने इख्तिताम पर पहुंची, तब ही हिंदुस्तान में आर्यों की क्या हो जाता है? इस सभ्यता का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। ये सभ्यता ख़त्म हो जाती है। उसके बाद नया जो होता है वो किसकी होता है? आमद, आगाज़ हो जाता है किसका? आर्यों का। ये हम किस में पढ़ रहे हैं? हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं। आर्यों का की आमद हो जाती है, उनका आगाज़ हो जाता है। अब आर्य, और ये बात आपको किस किताब में मिलेगी? ये बात आपको मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू में ये बात हमने देखी है। मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू, उसमें हमने ये वाली बात देखी है। ये मुकदमा तारीख़ ज़बान किसकी है? ये है मसूद हुसैन खां की। मसूद हुसैन खां की ये किताब है। ये कब लिखी गई थी? 1948 में। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? मुकदमा मीम आ रहा है यहाँ पर शुरू में, और ये यहाँ पर भी मीम आ रहा है। तो ये जब भी आपसे पूछा जाए, क्योंकि इस नाम से अभी आप देखेंगे या आपने अभी लिखा होगा, देखा भी होगा कि बहुत सारी किताबें, तो हमें चीज़ों को जोड़ना होगा, लिंक करना होगा, जो हमारे लिए क्या आसानी पैदा करे। हमें फ़ौरन क्लिक हो जाता है एग्ज़ाम में जब हम ऐसे कुछ ट्रिक याद रखते हैं। तो आप भी इस ट्रिक को याद रखिए कि मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी है। ऑप्शन में आपको मसूद हुसैन खां देखिए, आप टिक कर दें। इसमें भी मीम है और इसमें भी मीम है। ये कब लिखी गई? 1948 में। इसी किताब में ये पाया गया कि हिंदुस्तान में सिंधु सभ्यता थी, उस तहज़ीब के ज़रिए हमें पता चला कि आर्य और अनार्य थे, इन दोनों में क्या हुई? जंग हुई। जब जंग हुई तो आला कौन थे? उसमें कौन जीते? आर्य। जब आर्य जीते तो उन्हें ही आला माना गया। और ये उसी वक्त क्या हुआ? आर्यों का हिंदुस्तान में जब सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, ख़त्म हो गई, फिर इनका क्या हुआ? आमद हो गई। ये सारी बात हमें इस किताब में मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू में हमें मिलती है, जो किसकी है? मसूद हुसैन खां की। ये कहाँ से शाया हुई थी? ये हुई थी दिल्ली से शाया। ठीक है। उर्दू की तारीख़ कब से शुरू होती है? अब हम बात करें, ये तो मैं आपको एक फ्रेमवर्क की तरह पे बता रही हूँ, क्योंकि बच्चों रिवीजन इसी तरह से होता है। और आप बता दीजिएगा आपको ये ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है।
अगर आपको ये तरीका ठीक नहीं लगेगा तो फिर हम पूरा डिटेल में भी पढ़ लेंगे। अब बात आती है कि किस तारीख से, किस डेट से उर्दू की तारीख जो है वो क्या है। उर्दू की तारीख तो वो कब से मानी जाती है, वो 1500 क़िब्ल मसीह से मानी जाती है। ये बात आपको पता ही होगा, है ना। 1500 क़िब्ल मसीह से इसको नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है इसको नाम क्या दिया गया, हिंद आर्याई। क्या नाम दिया गया, हिंद आर्याई, इसको नाम दिया गया। हिंद आर्याई ज़बान, इसी से क्या माना जाता है, उर्दू का आगाज़ माना जाता है। और इसी को 1500 क़िब्ल मसीह को कितने, ये जो है ना हिंद आर्याई, इसको कितने एतवार में तकसीम किया गया है, 3 एतवार में इसको तकसीम किया गया है। तो यहाँ से शुरू होती है उर्दू की तारीख़ जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो ये टाइम पीरियड है, इस वक्त से शुरू होती है और इसको 3 एतवार में तकसीम किया गया है। अब यहाँ हिंद आर्याई जो है वो कहाँ से आया, ये भी तो कहीं से आया ना। तो हिंद आर्याई के देख लेते हैं हम। हिंद आर्याई जो है वो दुनिया का जो सबसे बड़ा लिसानी ख़ानदान था। कौन सा है दुनिया का सबसे बड़ा लिसानी ख़ानदान, सबसे बड़ा लिसानी ख़ानदान वो क्या है, वो है हिंद यूरोपी ख़ानदान। हिंद यूरोपी ख़ानदान। और इसकी कितनी शाखें हैं, इसकी 11 शाखें हैं। जैसे एक दरख्त बना लिया, ये क्या है, ये है हिंद यूरोपी। इसको आप इस तरह से बना सकते हैं कि ये हिंद यूरोपी है और इस जो दरख्त है इसकी जो शाखाएं वो कितनी हैं, 11 शाखाएं। और इन्हीं 11 शाखाओं में से एक जो शाखा है उसका नाम क्या है आपका, हिंद आर्याई। और हिंद आर्याई शाखा में से एक फल निकल रहा है आपका, बड़ा मीठा एकदम शदीद, जिसका क्या नाम है, इस फल का नाम है उर्दू। ये एक दरख्त है, ये है हिंद यूरोपी। इसकी 11 शाखाएं हैं। इसी 11 शाख में से एक शाख का नाम है हिंद आर्याई। और हिंद आर्याई जो एक शाख है उससे एक बड़ा शदीद मीठा बहुत जायकेदार जो फल है उसका नाम क्या है, उसका नाम है उर्दू ज़बान। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। और इसी के बाद यहाँ से शुरू होती है जिसको, और इसी हिंद यूरोपी को कितने, फिर हिंद आर्याई को सॉरी कितने, इसकी भी एक फल इसका ये हो गया उर्दू ज़बान। और इसकी कुछ छोटी छोटी शाखाएं लीव्स हैं, वो कितनी हैं, इसकी 3 लीव्स हैं, इसकी 3 पत्तियां हैं जिनको हम पढ़ेंगे। कदीमी हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई। हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, हिंद आर्याई, इसकी 3 शाखाएं, कदीमी हिंद आर्याई, दूसरी है वस्ती हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई। थोड़ा सा बच्चों राइटिंग ये बोर्ड का प्रॉब्लम हो रहा है। और है थर्ड जदीद हिंद आर्याई। तो जो कदीम हिंद आर्याई है उसका जो कब से शुरू हो रहा है, ये इसका 1500 क़िब्ल मसीह से ये शुरू होता है। इसका जो टाइम पीरियड है कदीम हिंद आर्याई वो 1500 से यहाँ पर 500 क़िब्ल मसीह। वस्ती हिंद आर्याई का 500 से 1000। अरे भाई क्यों नहीं चल रहा, ये सबसे लंबा है। वस्ती जो है ना, ये जो टाइम पीरियड है ये सबसे लंबा टाइम पीरियड है। इसको क्या हो गया,
ये सबसे लंबा टाइम पीरियड है। उसके बाद में 1000 से ताहाल तक, जो अभी तक जो आप ये क्लास देख रहे हैं ना, तब तक का है जदीद हिंद आर्याई। तो सबसे लंबा टाइम पीरियड है, सबसे बड़ा, वो कौन सा है? वस्ती हिंद आर्याई का टाइम पीरियड है। अब हम इन तीनों को एक एक करके तफसील से समझेंगे। देखिए, पहला क्या था आपका? कदीम हिंद आर्याई। फर्स्ट है आपका कदीम हिंद आर्याई। इसकी जो मंजिलें हैं, इसको कितने एक बार में तकसीम किया है? इसकी 5 मंजिल हैं। कितनी मंजिल हैं? आप इसको कुछ इस टाइप का जो है ऐसा ड्रॉ कर लें। इसकी 5 मंजिल हैं। तो हम किसके अकॉर्डिंग है? और ये सुरेंद्र वर्मा के, डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा ने इसकी कितनी मंजिल बताई हैं? इसकी 5 मंजिल बताई हैं। किसकी? कदीम हिंद आर्याई की। जो पहली मंजिल है, इसकी पहली मंजिल कौन सी है? वैदिक मंजिल। जो इसकी सेकंड मंजिल है वो कौन सी है? जिसमें अष्टाध्याय वगैरह लिखे गए थे ना, वो, और महाभाष्य, वो इसकी है दूसरी मंजिल, जो पतंजलि के थी। थर्ड है इसकी रज़्मिया मंजिल। रज़्मिया मंजिल मतलब, रज़्मिया मतलब जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो ऐसा क्रॉस का एक कुछ साइन बना सकते हैं, तो वो है रज़्मिया मंजिल। इसी और इसको, इस रज़्मिया मंजिल को अदमी मंजिल भी कहा जाता है। अदबी मंजिल भी कहा जाता है ना। इसी में महाभारत और रामायण लिखा गया था। जो महाकाव्य है ना, दो, महाभारत और क्या लिखा गया था? रामायण, वो इसी में लिखा गया था। उसके बाद फोर्थ आता है आपका टकसाली मंजिल या टकसाल मंजिल। और फिफ्थ है आपका संस्कृत, जो थी प्राकृत आई जिसमें, वो है आपका संस्कृत की कवायद। टकसाल मंजिल में ही क्या हुआ था? इसी में संस्कृत की कवायद आई थी। संस्कृत कवायद कब आई थी? किस मंजिल में? तो टकसाल मंजिल में आई थी। और उसके बाद संस्कृत जब गायब हो गई थी, वो थी प्राकृत आ गई थी। संस्कृत की जगह कौन सी ज़बान आ गई थी? प्राकृत, ये ज़बान आ गई थी। तो ये जैसे अभी आपने 2 ज़बान देखी, इस्लाही ज़बान और फितरी ज़बान। 2 ज़बान हमने अभी यहाँ पर, एक प्राकृत हम नई देख रहे हैं, तो इसको आप ऐसा लिख लें। ये हो गई आपकी इस्लाही ज़बान, और दूसरी हो गई आपकी कौन सी? प्राकृत ज़बान। ठीक, तो इस्लाही ज़बान यानी कि कौन सी? अभी हमने देखा था आपसी ज़बान। और फितरी ज़बान, एक जो प्राकृत जो आई थी, वो फितरी ज़बान जो हमें कुदरती तौर पर मिलती है ना, वो होती है फितरी ज़बान, खुदा की तरफ से जो ज़बान मिली होती है। तो वो ये 2 ज़बानें अब आपके सामने हैं। इसके बाद आता है प्राकृत। प्राकृत आ गया, तो प्राकृत में गौतम बुद्ध और महावीर थे। और इसी में देखा जाता है, इसी में क्या देखा जाता है? पाली जो आपकी ज़बान है वो। अब आपके सामने दूसरा आता है, ये था आपका कदीमी हिंद आर्याई। मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। इसके बाद आता है अहद वस्ती जो है ना, वो अहद वस्ती का जो वक्त है, जो टाइम पीरियड है, वो कब से कब तक है? वो है अहद वस्ती हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 500 से लेकर 1000 क़ब्ल मसीह। और ये सबसे लंबा 1500 साल, कितना? 1500 साल का ये दौर था। इसको 3 एतबार में तकसीम किया। कितना? 3। प्राकृत, पहली प्राकृत, फिर है दूसरी प्राकृत,
और यहाँ पर तीसरी। इनको ही अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया है। पहली प्राकृत, इसका वक्त है ए, फिर ये दूसरी प्राकृत, और उसके बाद तीसरी प्राकृत। पहली प्राकृत जो है इसको इब्तिदाई, फर्स्ट को हम इब्तिदाई बोलते हैं ना, तो इसको इब्तिदाई प्राकृत भी कहा जाता है। जो फितरी ज़बान थी वो यहीं पर आई थी, है ना, फितरी ज़बान भी इसको हम कहते हैं। और ये था अदबी प्राकृत का दौर। पहले आम बोलचाल में ज़बान आती, कोई भी ज़बान जब आती तो वो आम बोलचाल, जब लोग उसे बोलने लगते हैं, समझने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं, तो तब वो क्या बन जाती है, उसमें लिखा जाने, पढ़ा जाने लगता है। लिखा पढ़ा कब जाता है, जब इंसान को वो चीज़, वो बात समझ में आए। तो जब फितरी ज़बान वो बनी, लोग उसमें आपस में बात करने लगे, कुदरत के तौर से हमें मिली, फिर वो हो गई अदबी ज़बान। कौन सी, दूसरे प्राकृत के दौर में। उसका वक्त क्या था, 500 से 100। तो ये हो गया अदबी प्राकृत। उसके बाद यहाँ से जो तीसरी प्राकृत है, इसमें आता है क्या, आपका अपभ्रंश। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे अलग से लिखिएगा। ये क्या है, ये आपका है अपभ्रंश। और यहीं से क्या होता है, यहाँ से होता है आपका उर्दू का आगाज़। यहाँ से आपकी उर्दू का आगाज़ होता है। अब हम इसको भी थोड़ा, ये एक चार्ट था, एक फ्रेमवर्क। अब पहली प्राकृत के क्या माने हैं, इसका दूसरा क्या नाम है, उस वक्त किसकी हुकूमत थी, ये सारी चीज़ हम इसको, इन तीनों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपकी रिवीजन क्लास थी बच्चों। ये आपको कैसी लगी, और ये जो तरीका है कि आपको की पॉइंट के ज़रिए रिवीजन कराया जाए, जिससे आपको एग्ज़ाम में, इम्तिहान में चीज़ें फ़ौरन, क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे ना, आपको फ़ौरन याद आ जाएंगी। तो आप बताइएगा क्या ये आपको ठीक लगा। तो ये चॉक एंड डस्टर एकेडमी आपके लिए जो रिवीजन क्लास लेकर आया है, आप इसे देखते रहिए और इसे इस्तेफ़ादा हासिल करते रहिए। शुक्रिया।